अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, पिछले हफ्ते जिनीवा का ट्रिप किया आप लोगों की मदद से। आप लोगों का कंट्रीब्यूशन था, जिनीवा गया था और यह है कि मेरी नज़र में तो एक अच्छा गुड ट्रिप रहा, इन्फ्लुएंशियल रहा। काफ़ी लोगों से डिस्कशंस हुई करंट सिचुएशन पे। जाहिर है ऐसे मौक़ों पे ही आप इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके ही मामलात को कर सकते हैं। शुरू करूंगा कि पहले दिन मैं जब गया तो यूनाइटेड नेशंस, जब हम बस से उतरते हैं और फिर यूनाइटेड नेशंस के वो गेट जहाँ से हम दाखिल होते हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का बहुत बड़ा कंपाउंड है और मतलब पहले तो ये है कि यूनाइटेड नेशंस ही बहुत बड़ा है। उसकी मेरा ख्याल है 21-22 एजेंसीज़ हैं और उनमें से 17 एजेंसीज़ का हेड ऑफिस जिनीवा में है, जिसमें ये यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़ है, यूनिसेफ है। यूनिसेफ शायद ऑस्ट्रिया में है, वियना में, और यूनेस्को शायद पेरिस में है हेड ऑफिस। बाकी जिनीवा में जो हेड ऑफिस हैं वाइपो है, ILO है, WHO है, ये सब। तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का ही अपना एक बहुत बड़ा कंपाउंड है, जिसमें मेरा ख्याल है कोई 12-13 बिल्डिंग्स हैं। तो उस पूरे कंपाउंड की बाउंड्रीज के 2 गेट हैं मेन। एक है डिप्लोमेट्स के लिए जो कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बड़े हाई सेगमेंट के, और एक है डोर 40 जिसमें से हम NGOs भी जाते हैं और आम डिप्लोमेट्स जो एम्बेसी का छोटा स्टाफ होता है वो जाते हैं। तो जब हम बस स्टॉप से उतर के वॉक करके डोर 40 की तरफ जा रहे होते हैं तो पुरानी UN वर्ल्ड वॉर 2 से पहले यूनाइटेड नेशंस नहीं होती थी, लीग ऑफ नेशंस होती थी। लीग ऑफ नेशंस की पुरानी बिल्डिंग आती है जिसको म्यूजियम बनाया हुआ है। उसके बाहर MK गांधी, जिसको कि आप महात्मा कहते हैं, उनका पुतला लगा हुआ है। तो मैं ऐसे ही तफरी में वहाँ पे खड़ा होकर, कुछ लोगों ने फूल रखे थे, किसी ने हार पहनाया था, मैं वहाँ पे खड़ा होकर पिक्चर बनाई और ट्विटर पे लगाई कि मैं यूनाइटेड नेशंस का ट्रिप गांधी जी के आशीर्वाद से शुरू कर रहा हूँ, जिसको लोगों ने बहुत बुरा मनाया। किसी ने कहा हाँ तुम पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान का बाप है गांधी, तुम्हें तो पसंद आएगा वगैरह वगैरह। जो मेरे जानने वाले हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि मैं गांधी को कितना बड़ा फ्रॉड मानता हूँ। गांधी इज़ ए फ्रॉड। इसके लिए किसी, और ख़ास तौर पे जब इंटरनेशनल लेफ्ट का इकोसिस्टम किसी को प्रोमोट करे ना, जैसे मलाला यूसुफजई है, जैसे ग्रेटा थुनबर्ग है, जैसे दूसरे हैं, तो और इसी तरह गांधी को इन्होंने प्रोमोट किया हुआ है शुरू से। तो एनीवे, मैं यूनाइटेड नेशंस में उस डोर 40 से अंदर जाने के लिए आपको एक एक्रेडिटेशन बैज चाहिए होता है। उस बैज के बगैर आप एंटर हो नहीं सकते। वो बैज यूनाइटेड नेशंस के रिकॉग्नाइज्ड NGO से ही मिल सकता है। तो एक NGO है जिसको मैंने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने मुझे दावतनामा भेजा कि हमारा सेमिनार भी है, उसमें भी आप स्पीच करें और आप यूनाइटेड नेशंस में भी जाके मेन कौंसल हॉल में स्पीच करें। तो मैंने फिर वहाँ पे पहली स्पीच की। एक्चुअली क्या होता है कि NGO को स्पीकिंग टाइम 87 सेकेंड मिलता है, यानी 1.5 मिनट होता था, लेकिन अब उन्होंने 3 सेकेंड और कम कर दिए। उसी में आपने जो बोलना है सो बोलना है। तो काफ़ी स्पीड में बोलना पड़ता है, तो लिख के करना पड़ता है। अदरवाइज़ आपको पता है कि मैं स्पीचेस लिख के नहीं करता, लेकिन वो चूँकि आपको 87 सेकेंड में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है, तो इसलिए मैंने लिख के ये स्पीच की। और दूसरा ये होता है कि अंदर मेन कौंसल हॉल में जब आप स्पीच कर रहे होते हैं तो लिस्ट होती है पूरी, ज़ाहिर सैकड़ों स्पीकर होते हैं, लिस्ट होती है स्टेट्स की भी, कंट्रीज़ की भी और NGOs की भी। अब लिस्ट के मुताबिक आपकी बारी आती जाती है और बीच में कभी कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है तो स्टेट बोलना शुरू कर देते हैं, तो आपकी बारी काफ़ी देर के लिए गई। कई बार 2-2 दिन तक आपको उधर हॉल में बैठ के अपनी बारी का वेट करना पड़ता है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल एक इम्पोर्टेंट फोरम है जहाँ पे 200 कंट्री के एम्बेसडर्स बैठे हुए होते हैं, तो आपको वहाँ पे स्पीच करने के लिए वेट करना पड़ता है। तो अब इन्होंने एक सहूलत ये दे दी है कि आप रिकॉर्ड करके अपनी स्पीच दे दें, तो आपकी बारी पे हम हॉल में चला देंगे और फिर हॉल के चारों तरफ जो बड़ी स्क्रीनें लगी हैं उस पर वो वीडियो चलती है आपकी, और सब सुन रहे होते हैं ऐसे ही जैसे आप वहाँ बैठ के।
तो ये एक सेफ साइड करने के लिए मैं अब रिकॉर्ड करके दे देता हूँ अपने एनजीओ को, वो यूनाइटेड नेशंस में जमा करा देते हैं और मेरी बारी पे, बजाय इसके कि आपकी बारी मिस हो जाए, पूरा ट्रिप फेल हो जाए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू चला जाता है। तो मेरे पास स्पीच करने के लिए जो टॉपिक था, एजेंडा का आइटम था, वो था रेफ्यूजीज और इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स। तो उसी में मेरे को बलूचिस्तान और पठानों का इशू लाना पड़ा। Thank you. I give the floor to International Eraser Press Fund. International Eraser Press Fund, qui n'est pas là dans la salle. They are not present in the room, and I give the floor to Réseau de formation et de recherche sur l'immigration africaine by video. In 2024, Algeria expelled more than 30,000 sub-Saharan migrants under brutal conditions. Our organization has received reports of rape of women, torture, kidnapping and deprivation of food and water in the desert. Our organization strongly condemns the sale of sub-Saharan migrants between Tunisia and Libya. Furthermore, in view of the human disaster currently unfolding in Sudan, we call on neighboring countries to renew their support for refugees and displaced persons fleeing the deadly war. Mr. Chairman, millions of Afghans took refuge in Pakistan first due to Soviet invasion and the seizure of power by the Taliban in Kabul. All of a sudden, Pakistan is deporting by force these registered peaceful legal refugees violating the Geneva Convention of 1951. These refugees' lives and liberties are in danger in Afghanistan under Taliban. We call on Pakistan to take appropriate measures to protect Afghans and to put an end to mass expulsion. Pakistan's Punjabi-dominated army is persistently conducting brutal army operations in the provinces of Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa since decades, where the army violates fundamental human rights. Thousands of civilians are abducted, tortured, never presented in any court of law, and often their bruised bodies are found on streets or in some mass graves. Civilians are compelled to take refuge in other provinces. In Punjab province, the army and Punjab police treat them badly, often abducted. अजीज़ दोस्तों, फिर उसी एनजीओ के सेमिनार में मैंने स्पीच की, जिसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया। मैंने ट्विटर वगैरह पे भी इसको शेयर किया था, हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने देखा हो। तो फिर भी मैं ये स्पीच आपके सामने लगाता हूँ, इसके बाद आता हूँ अगले मुद्दे पे। आई एम आरिफ आजादिया, ए सिंधी बाय बर्थ, बाय डीएनए. My ancestors were living in peace and harmony in the most prosperous, independent state of Sindh in Indian continent, centuries before. In Sindh, and my ancestors had to migrate to Gujarat state, and in 1947 we came back to Sindh, and I was born in Karachi, capital of occupied Sindh. I would take this opportunity to thank and grateful for this important seminar, International Forum of Intercultural, Interreligious and International Center Against Terrorism. It's a very important topic. Who would know terrorism better than we, people of Pakistan? Pakistan is an artificial fake country created for some designs, and it's involved in three forms of terrorism, which are main kinds of terrorism: global terrorism, cross-border terrorism, and state terrorism. It's a unique country that is involved in all three kinds of terrorism. Global terrorism, we all know 9/11 was planned in ISI headquarters, GHQ, Rawalpindi. This is global terrorism. Cross-border terrorism, Pakistan is master of cross-border terrorism because in neighboring Afghanistan and India, Pakistan has been involved in cross-border terrorism since decades. And fundamental human rights in these states then are at stake because of this cross-border terrorism. And then state terrorism. We are the victims of state terrorism. There are other kinds of militancies
but all those militancies are in counter, in retaliation of state terrorism. When your rights are subjugated, when your people are occupied, and your people don't get anything in return, then they rise up against the state. Balochistan and Sindh are occupied states. They were always independent states, but Pakistan occupied by force for their huge depots of natural resources. People of Sindh and Balochistan face gross human rights violations day, night, weeks, years, decades. And we have decided to get independence. People call them terrorists who are taking up militancy against state terrorism. But what about Kurdish people? They were promised freedom after First World War, after Second World War, and after the war of Iraq in 90s. They were promised by international forces, by allied forces, that you will be independent. They are occupied by Turkey, they are occupied by Syria, Iran, and Iraq, and they are facing gross human rights violations. Their people are kidnapped, missed people. So what will they do? They will take up arms. And in certain areas, in certain criteria, United Nations allows taking up arms for your rights. When your state is a terrorist state, what will you do? How would you save your people? Self-defense is an international law. And these people, for example, in Balochistan, what is happening in Balochistan? 50,000 people are missing people. They abduct anyone, they torture them, they throw their bodies on the streets, or you will find a mass graves with 50, 100, 200 bodies. So what will they do? How long they will face this? They did same in Bangladesh, which was East Pakistan, but Bangladesh case was easier because there were no huge natural resources. Sindh and Balochistan are full of natural resources worth trillions of dollars. And Punjabi army of Pakistan does not want to leave. So Pakistan's case is very difficult, and we, the peaceful people from Sindh and Balochistan, we look at international forces, we look at United Nations, and what we get is only support of NGOs. Interfair International has been supporting our cause since decades, since 90s, mid-90s. Dr. Charles Graves, Mr. Biro, and they allow us to raise our issues on these kind of forums. So we are in a very difficult situation in Pakistan, and we urge international authorities, the United States, the European Union, the United Kingdom, the United Nations, to look after our case, to support us, and to influence Pakistan not to restore human rights. Now we are on point of no return. We want independent Sindhu Desh, we want independent Balochistan. Nothing less than that, nothing more than that. Thank you very much. अजीज दोस्तों, ये एक दोस्त हैं, उन्होंने मेरी स्पीच के लिए कहा कि बहुत अच्छी स्पीच है, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप इतने अरसे से वहाँ पे, इतने सालों से इन प्लेटफॉर्म्स पे आवाज़ें उठाते हैं, क्या फ़ायदा होता है इसका? इससे कोई ग्राउंड पे कोई सिचुएशन बदलती है? हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे आपकी नीयत पे कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इन फोरम्स पे जाके बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो देखें, हज़ारों लोग आते हैं, एक अंदाज़ा है कि 2 से 3 हज़ार लोग ये सेशन अटेंड करते हैं, NGOs की तरफ से और स्टेट्स की तरफ से। कुछ तो है। सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान के ऑपरेस्ट नेशन, सिंधी, बलोच, पख्तून, POK के लोग, काफ़ी लोग आते हैं। कुछ तो फ़ायदा है आपके पास। देखें, जब बच्चा रोता है तो माँ उसको दूध पिलाती है, तो आपको शोर तो मचाना है, आपको दुनिया के सामने अपने पॉइंट ऑफ व्यू तो रखने हैं। अगर आपने ये पॉइंट ऑफ व्यू ना रखे तो फिर क्या फ़ायदा? आप कहाँ जाके अपनी आवाज़ उठाएंगे?
और फिर जब इंटरनेशनल एजेंडे पे कोई आइटम आनी होती है तो इस शोर का फ़ायदा होता है उससे। जैसे आजकल बलूचिस्तान काफ़ी NGOs और काफ़ी बड़े बड़े लोग अब उस मसले को उठा रहे हैं ना, तो ये शोर मचाने का नतीजा है। 25 साल से बलूचिस्तान के इशू पे तो मैं वर्क कर रहा हूँ इंटरनेशनल फोरम्स पे, तो फ़ायदा है, बिल्कुल फ़ायदा है। वरना मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की ISI $1 लाख से ऊपर खर्च करती है सिर्फ कुछ तटपुंजियों को भेजने के लिए जो कि भारत के खिलाफ बात करते हैं, कश्मीर के ऊपर, खालिस्तान के ऊपर। इस बार भी एक औरत मैंने देखी जो सिखों की जो मुकद्दस पगड़ी होती है वो बांधी हुई थी, ब्लू कलर का दुपट्टा था और पूरा ड्रेस इसका नज़र आता था कि सिखों का ड्रेस है। और उनके साथ एक साहब थे, वो भी सिख, दाढ़ी और पगड़ी और सब था उनका। एक सेकंड में अंदाज़ा हो जाता है कि वो क्या एजेंडा लेके आए हैं। वरना वहाँ पे सिख भारत के तरफ से तो हैं, भारत के ऑफिशियल जो एम्बेसी है उसमें कई सिख स्टाफ हैं, लेकिन वहाँ पे NGO की तरफ से कोई सिख जाता है तो आप समझ जाएं कि तो इन सब पे पाकिस्तान हर सेशन पे $1 लाख से ज़्यादा खर्च करता है। इसका मतलब कुछ तो फ़ायदा है, तो इसीलिए हम भी जाते हैं। अजीज़ दोस्तों, वहाँ पे पख्तून भी आए थे। पख्तूनों ने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस क्लब ऑफ जिनेवा में, और काफ़ी इनके स्पीकर्स थे। उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पख्तून इशू को दुनिया के सामने रखा। फिर इनके प्रोटेस्ट हुए जिसमें मंजूर पश्तीन की तरफ से वो प्रोटेस्ट था, और ब्रोकन चेयर जो कि यूनाइटेड नेशंस के सामने है चौक पे, वहाँ पे सारे प्रोटेस्ट होते हैं, वहाँ पे उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक प्रोटेस्ट किया और दुनिया के सामने एक मैसेज दिया। क्योंकि वो जो ब्रोकन चेयर का चौक है बिल्कुल यूनाइटेड नेशंस के मेन गेट के सामने है, जहाँ पे डिप्लोमेट्स और झंडे लगे हुए हैं 200 कंट्रीज़ के, और उसके चारों तरफ एक राउंड अबाउट जैसा है, इसके चारों तरफ गाड़ियाँ, बसें, ट्रामें गुजरती हैं। तो जितना डिप्लोमेट, जितना इम्पोर्टेंट पर्सन, जितना UN की मुख्तलिफ एजेंसीज़ में काम करने वाले लोग हैं, वो वहाँ से गुजरते हैं और उससे उनके सामने ये मैसेज जाता है। तो इट वाज ए वंडरफुल शो ऑफ पावर। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के मेन काउंसिल हॉल में कई स्पीचेस हुई हैं। Mr. President, I stand before you today to expose a travesty that should shock the conscience of the world. In Balochistan, the very rights we uphold here are being systematically dismantled. Imagine more than 40,000 lives, each with stories, dreams and families now listed among the forcibly disappeared. Among them was Asma, abducted from her home by Pakistan Army-backed death squads. Consider the life of Aladad Baloch, a scholar whose pursuit of knowledge ended in execution. His death a chilling testament to a policy of silencing dissent through murder. These are not pure incidents, they are the symptoms of a sinister strategy in which death squad operating under the cloak of Pakistan Army spread fear to silence those demanding the independence of Balochistan. We, as advocates for human rights, demand an immediate end to these atrocities and the dissolution of all such illegal groups. An independent investigation to shed light on this human rights violation, document the crime, and identify the culprits to ensure accountability. The safe return of all those who have been forcibly disappeared, along with the justice and reparation for their families. Accountability for those in power who have allowed or encouraged these violations, ensuring that no one escapes justice. Let us act. Let us speak with the power of our collective will to end these abuses, restore dignity, and affirm that no state has the right to occupy another's land and erase its people. I thank you. Thank you. I give the floor. और कई मामलात वहाँ पे उठाए गए जिसमें सिंधियों ने, बलोचों ने, पख्तून ने और कश्मीरियों ने, सब ने अपनी अपनी आवाज़ उठाई और अपना पैगाम रखा। मारंग बलोच की तरफ से भी एक स्पीच की गई। Rehabilitation Center for Victims of Torture. Mr. President, I stand before you to bring urgent attention to the ongoing human rights crisis in Balochistan, where enforced disappearances, extrajudicial killings, and mass displacements have become a tragic norm. The people of Balochistan are subjected to systematic oppression by Pakistan, with activists, journalists, and ordinary citizens facing severe persecution for demanding their independence and fundamental rights. Adding to this crisis is China's involvement through the China-Pakistan Economic
corridor, an exploitative project that has stripped the Baloch people of their land, resources and livelihoods without their consent. Under the gaze of development, Balochistan has been turned into a militarized zone where dissent is silenced and the population is forcibly removed to make way for illegal projects that benefit China and Pakistan while leaving the local population in deeper poverty and insecurity. We call upon the United Nations and the international community to take immediate action. There must be an independent investigation into human rights abuses in Balochistan, and China's role in these violations must not be ignored. Development cannot come at the cost of human lives and dignity. It is time for accountability, justice, and the protection of the fundamental rights of the people of Balochistan. I thank you. इसके बाद एक और प्रोटेस्ट हुआ सिंधियों की तरफ से, उसमें मैंने भी स्पीच की और काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट था, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। वो ख़ास तौर पे जो सिंध की ज़मीनों को कॉरपोरेट फार्मिंग के नाम पे पाकिस्तान फ़ौज के हवाले की गई हैं, और दूसरा सिंध का पानी, दरिया सिंध को रोक के सिंध का पानी जो है वो पंजाब की बंजर ज़मीनों को सैराब करने के लिए चोलिस्तान में कैनाल्स बनाई जा रही हैं, उसके ख़िलाफ़ ये प्रोटेस्ट था और वो भी हमने किया। और फिर एक कॉन्फ्रेंस हुई जिनेवा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हॉल में, और वहाँ पे काफ़ी स्पीकर्स ने बोला। मैंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना सिंध और बलूचिस्तान का मुकदमा रखा, और जो हम बोल सके वहाँ पे हमने ये सब किया। अजीज़ दोस्तों, आपकी सपोर्ट कंटिन्यू रहेगी तो मैं चीज़ों को बढ़ाता रहूँगा। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में कॉन्फ्रेंस करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इन चीज़ों से आवाज़ जाती है ऊपर तक और फिर मामलात उठते हैं। जब पार्लियामेंट्स में या यूनाइटेड नेशंस में आप बात करते हैं तो दुनिया के कई डिप्लोमेट्स जब आपस में पाकिस्तान के एम्बेसडर से या उनसे मिलते हैं तो उनके सामने ये पॉइंट रखते हैं कि भाई साहब देखो बलोचों के साथ क्या हो रहा है, यार ये सिंध में पानी का क्यों आप मसला क्रिएट कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, और पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे एम्बेरसमेंट होती है। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। Human rights defender advocating for the rights of Sindhi and other oppressed nations in Pakistan and persecuted minority communities. Arif Pajakia, Honorable panelists of doctors, Dr. Charles Graves, Dr. Hidayat Bhutto, Dr. Lakhul Lohana, Dr. Nasir Dashti, Dr. Naeem Baloch. Distinguished ladies and gentlemen, good afternoon. I come from Karachi, capital of occupied Sindh. We have been exploited since 78 years by Pakistan's Punjabi elite and Punjabi army. Same happens to other places of Pakistan like Pakhtuns, like Baloch and Sindhis. We face atrocities at the hands of Pakistan army, Pakistan's Punjabi elite. Before coming to Sindh, I will start with my colleague, my friend from Bangladesh. He spoke about the situation, the same situation they were facing when they were East Pakistan. After East Pakistan became Bangladesh, an independent state, they came, the Punjabi army, they came for Sindhis, Baloch and Pashtuns. First, Balochs were targeted in 1973 by air bombarding Baloch localities, Baloch areas. Then there was a brutal military operation against Sindhi villages in interior Sindh in late 70s when Sindhi Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto was hanged in a false case which later on Supreme Court declared that it was a judicial murder. And to stop the retaliation from Sindhis,
Sindhi villages were air bombarded by Pakistan's brutal covert army in late 70s, in early 80s. And since then, Sindhis have been made slaves. Their lands have been occupied by Punjabi army. Well, this Punjabi army has never won a war, but they are rewarded with lands in Sindh, agricultural and prime location lands in Sindh as a reward to Punjabi covert armies. Baloch operation never stopped. It went on, continued, and in 2004 or 2005, when Baloch leader Nawab Akbar Khan Bugti was extrajudicially murdered, and since then Baloch movement has peaked. Baloch have come to a point that we cannot live with Pakistan anymore. And of course, all the oppressed historical nations of Pakistan, Baloch, Pakhtun and Sindhis, are standing on the point that we cannot go on with Pakistan, a banana republic, an artificial state created by some powers after Second World War for their designs, for their interests in the region. And now I think Pakistan's expiry date has come to end. When we have a packet of yogurt or cheese in our fridge, there is an expiry date. And when we don't throw it away, it becomes dirty and it spoils other things around it. Like a fruit basket, if you have one fruit is spoiled, all other fruits are spoiled. So same is happening with Pakistan. Punjabi elite, Punjabi army is conducting military operations and civilian operations like in Sindh. And it is spoiling entire region. Their cross-border terrorism has already killed thousands of people in India and hundreds of thousands of people in Afghanistan. The war which they fought in Afghanistan was to earn billions of dollars from United States, and those billions of dollars were invested in Punjab, went in the pockets of corrupt army generals and Punjabi elite. So whatever benefit Pakistan earns from anywhere, internal or external, that benefit goes to only Punjabi elite and Punjabi army. And Sindhis, Baloch, Pakhtun, our common people have no safe drinking water, let alone food. So I think that today Pakistan is on ventilator in ICU, and the world can see that this artificial country, this fake country is no more in interest of anyone. I think the biggest supporter of Pakistan army is United States of America. And today United States of America should realize that their blatant support to Pakistan army is making hell for ethnic minorities, the historical nations of Pakistan, and it can create havoc, a very dangerous situation in the region if Pakistan's brutal and covert army is continued to support by US, by European Union, by United Kingdom. We talk about human rights. Which Pakistani non-Punjabi has human rights? We all don't have any human rights in Pakistan. So why we call these conferences in United Nations Human Rights Council a human rights conference when nobody is addressing human rights violations, the gross human rights violations in Pakistan by Pakistan's Punjabi army against Sindhi, Baloch and Pakhtuns?
So now a time has come that international authorities, there might be many crises in the world, Ukraine-Russia war, there are so many things the world is addressing. But I think the biggest crisis the world is facing is Pakistan. Because Pakistan is a volcano, and when it will erupt, it will destroy not only the region, but many places of the world. Thank you very much. Thank you, Khajakya. Such a nice speech and nice presentation on highlighting all these issues we are suffering.